Hey guys, this is Swayam Singh. Welcome to Eduvacers. Hope you are doing great. तो देखो, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स एग्जाम के जो कि लास्ट 10 ईयर से लेके अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जिनकी आने की। ठीक है, तो इस वीडियो को दो तरह के बच्चे देख रहे होंगे। जिनका सिलेबस अच्छा खासा तैयार हो गया बस थोड़ा बहुत माइनर पोर्शन बचा होगा, या तो वो बच्चे होंगे जिनका काफी सिलेबस बचा है एंड दे आर लुकिंग फॉर कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमको अपने एग्जाम से पहले कवर कर लेना चाहिए एंड विच विल बी ऑफ हाईएस्ट वेटेज। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो लाया हूं। इसमें मैंने लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, उन सबको अच्छे से एनालाइज किया है एंड एक पैटर्न निकाला है जिससे आपका जो अभी आने वाला बोर्ड एग्जाम है इसमें कौन से पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि मेरे 12th में 93.2% आए थे एंड मेरी भी फिजिक्स में इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम अदर रीजंस। तो इस वजह से मैंने क्या किया था कि सेम पैटर्न अप्लाई करा था जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले एंड एक पैटर्न निकाला कि ये वाले जो मेजर टॉपिक्स हैं वो क्वेश्चन में आते ही आते हैं। ठीक है, एग्जाम में हमारे पूछे ही जाते हैं। किस क्वेश्चंस की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, किस टॉपिक की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, तो उसके लिए मैंने भी सेम तरीका यूज करा था एंड आई विल बी टेलिंग यू दैट सेम वे, जिससे आपके पास एक ओवरव्यू आ जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने एंड कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वी विल बी गोइंग यूनिट वाइज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है। मैं जल्दी से आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगा। अगर आप वैसे बच्चे हो जिसका ऑलरेडी कोर्स खत्म हो गया है तो आपको वो वाले टॉपिक जरूर रिवाइज करने हैं। बट इन केस आपका मान लीजिए कुछ टॉपिक्स आते हैं कुछ नहीं आते, तो जो नहीं आते पहले उन पे फोकस करिए एंड एग्जाम से पहले मींस जब आपका एग्जाम है उसके एक दिन पहले से आधे दिन पहले से आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए एंड तब तक सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी अगर कोई ऐसा है जिसको कोई भी टॉपिक नहीं आता जो मैं बताऊंगा, तो उसमें से देखिए स्टार्टिंग की यूनिट थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है बच्चों के लिए, बट एट दी लास्ट जो आपकी लास्ट की यूनिट है वो थोड़ा सा इजी है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं आता है देन स्टार्ट डूइंग फ्रॉम लास्ट चैप्टर्स। ठीक है, तो इससे आपका एक थोड़ा बहुत पोर्शन तो कवर हो जाएगा एंड उसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो एंड उसको अच्छे से जाके अपने एग्जाम में लिख सकते हो। बट कोशिश करना अभी नहीं हुआ है तो बहुत सीरियस होने की जरूरत है बिकॉज एग्जाम आपके आ ही गए। तो अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं एंड यूनिट वाइज बताऊंगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है। ठीक है, तो जो आपकी चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें से कूलम्स लॉ आता है एंड उसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पता होगा। ठीक है, ये आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का एंड डेरिवेशन ऑफ फील्ड्स अलोंग एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में भी आया था एंड जब मैंने इसको चेक करा था तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी था। फिर आता है गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ का अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, दैट इज इन्फिनिट प्लेन लॉन्ग वायर या स्फेरिकल शेल वाला। ठीक है, सब में अप्लाई होता है तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या है सो दैट आप अच्छे से लिख पाओ। देन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें से आपको बेसिकली जो डाइपोल्स हो गया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, जो भी पोटेंशियल रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ये सब आपको जरूर से पढ़ के जानी है। ठीक है, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होता है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछते हैं, तो ये वाला पोर्शन आप कवर करके जाइएगा। ठीक है, बाकी सीरीज और पैरेलल में आपके पास एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बेसिकली हर ईयर आता है तो इस बार भी आ सकता है। अब देखिए इसका सैंपल क्वेश्चन वही गॉस लॉ पे डिपेंड हो गया, डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस हो गया। ठीक है, एंड क्वेश्चन भी गॉस लॉ पे आता है एंड अब आप एग्जाम देने जाएंगे तो तब भी आपको वहां पे मिलेगा। फिर आता है डाइपोल फील्ड कंपैरिजन, तो ये सब चीजें आप कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें थोड़ा सा अगर कंपेयर करें तो चैप्टर 1 एंड 2 से इजी है। दिस इज चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी।
उसमें आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल दे सकते हैं या बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीजें कर लीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सर्किट है ना, ये किरचॉफ्स लॉ हो गया और व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, इस पे आपको न्यूमेरिकल दे सकते हैं वो लोग। ठीक है, ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। एंड कंबाइनिंग सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, इस पे आपके पास एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज सिंपल सा होता है, तो ये आ सकता है। अब इसके सैंपल क्वेश्चंस देख लीजिए। किरचॉफ्स लॉ पे पूछा है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे पूछा है, एंड ये देख सकते हैं कंसिस्टेंट रहा है, बिकॉज यही एक सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल है जो काफी ज्यादा बनता है, एंड इट कैन बी ट्रिकी बेस्ड ऑन दी सर्किट डायग्राम एंड यू हैव टू एनालाइज। तो इस वजह से बोर्ड भी प्रेफर करता है कि आपको ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। माइक्रोस्कोप ओम्स लॉ कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास एक तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट्स हो गया, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज जो करंट करंट कंडक्टर्स के बारे में हो गया, लॉरेंस फोर्स हो गया, मूविंग चार्जेस पे हो गया। ठीक है, टॉर्क हो गया, टॉर्क से आप पे डेफिनेशन पूछ सकते हैं एंड न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं। बाकी बायो सेवर्ट्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड आपके क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इसको मिस मत करिएगा। फोर्सेस और टॉर्क के बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा, बिकॉज एज इन आपसे पूछ सकते हैं। इसके जो नॉर्मल क्वेश्चन है बायो सेवर्ट्स लॉ पे है, एम्पियर्स लॉ पे है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ये सारे क्वेश्चंस है, एंड एम्पियर लॉ पे है, बिकॉज ये मेन टॉपिक है जिनका आपके पास अगर टाइम नहीं बचा है तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आए तो वी शुड नॉट बी ब्लैंक देयर। ठीक है, कुछ तो लिख पाए हम लोग। तो इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट्स की बात करते हैं। एसी सर्किट कंपैरेटिवली इजी है एंड बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ये दोनों चैप्टर इजी हैं। अगर आपको अभी तक जितना मैंने बताया नहीं आता तो आप फोकस करना इन पे एंड इन चैप्टर्स को पहले कवर करने का ट्राई करना। तो ये फराडेस लॉ, लेंस लॉ, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। लेंस लॉ आ सकता है आपके पास। पीक एंड आरएमएस वैल्यू, जो इसका एसी के जो बेसिकली ये आरएमएस वैल्यू हो गया, एलसीआर सर्किट हो गया, एलआर सर्किट हो गया, ये होने को तो काफी ज्यादा हो जाते हैं बट इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आप चाहें तो ये यूनिट अभी के लिए रोक दीजिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है और भी टॉपिक्स बचे हैं तो इसको आप लास्ट में कर लेना, बट एक अच्छी यूनिट है एंड इससे अच्छा खासा वेटेज का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। सिमिलरली हम लोग फ्लक्स निकाला, ईएमएफ इन अ कॉइल हो गया, एलसीआर सीरीज सर्किट के बारे में आ गया। ठीक है, फराडेस लॉ क्या आ गया, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, दे कैन से दैट स्टेट फराडेस लॉ दे देंगे एंड उसके साथ कोई न्यूमेरिकल अटैच कर देंगे, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स में तो आप जानते हैं कि रे डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें दिक्कत बेसिकली देखिए, जो रे ऑप्टिक्स है वो आप ऑलरेडी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि कैसे कहाँ पे क्या होता है, जिसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पे अगर क्वेश्चन देंगे तो देंगे, बिकॉज बाकी जो चीजें आप पढ़ चुके हो वो ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपने देखी है। यहाँ पे नया क्या आता है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या जो ये भी एक्सपेरिमेंट्स हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के और जो यंग्स वाले हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो ट्राई करो कि थोड़ा बहुत कुछ तो लिख पाओ उसके बारे में। ठीक है, तो इस पे अच्छे से फोकस कर लेना। फ्रिंज विद कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं, कब क्या होता है। इसके बाद आता है सैंपल क्वेश्चंस। देखिए आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया, ये सॉरी रिपीट हो गया है, दैट इज 2016, 18, 22 में आया है। फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये मेरे बैच में भी आया था। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड जो आपकी वेव ऑप्टिक्स है उसको आप ट्राई करिए कि अच्छे से पढ़ के जाइए, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो अब जो आपकी ये यूनिट है ये बेटर है आपकी पहली वाली से एंड ये थोड़ा इजी है। तो अगर आपको कुछ ऐसा देखना है कि आप जल्दी से जल्दी कोई मेजर पोर्शन कवर कर पाए जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो,
तो इन चैप्टर्स पे आप आइए एंड इनको जल्दी से याद करिए एंड पढ़िए, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ठीक है, और मैटर वेव्स के बारे में हो गया, डी ब्रोगलाइज हाइपोथेसिस, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आती हैं पेपर में एंड अब जब आप एग्जाम देंगे तब भी आपको मिलेगा। इसी से रिलेटेड वही सेम टू सेम क्वेश्चन हो गए, या तो डिराइव करना पड़ता है पूरा एक्सप्रेशन, या तो जो आपकी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको आपको स्टेट करना है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो पता ही होगी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है जब हमारी सनलाइट या कोई भी लाइट पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं किसी सरफेस पे, तो इजेक्शन के लिए आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आप देखिए बोर्स मॉडल, ये थोड़ा थोड़ा आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी तो ये आप रिलेट कर सकते हैं एंड बेटर है थोड़ा, बिकॉज एनर्जी लेवल्स हो गया, ये रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा आपको केमिस्ट्री में भी है एंड आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो होगा। बट देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी है ये वाला पोर्शन एंड बोहर मॉडल, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है एंड आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में आप देखिए मास डिफेक्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसमें आप ये कर लीजिएगा कि अगर इन दोनों में भी आपको डिसाइड करना है तो एक मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी एंड देन आपको जो बीटा डिके होता है इस पे आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिएगा एंड थोड़ा एक आपको आइडिया हो जाए कि क्या है एंड देन यू कैन गो एंड प्रोसीड। अब ये सैंपल क्वेश्चन पेपर हो गया, बोहर्स पोस्टुलेट पे आया है एंड बाइंडिंग एनर्जी पे आया है, तो ये क्वेश्चंस आते रहते हैं तो इन पे थोड़ा सा ध्यान देना, इजी चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये मुझे और इजी लगता है बिकॉज थोड़ा सा सिमिलर है, पीएन जंक्शन डायोड, आईवी रेक्टिफायर्स एंड वोल्टेज रेगुलेशन। जीना डायोड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप ट्राई करिएगा जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए, तो ये आप कर लीजिएगा। इस पे सेम क्वेश्चन देखिए, आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछ सकता है डायोड का एंड ये सब चीजें पता है आपकी जब आप बीटेक करेंगे फर्स्ट ईयर में जाएंगे, इन केस आप अगर करेंगे तो ये मिलता है एंड पीएन जंक्शन डायोड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड द थिंग इज ये इजी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा एंड यू कैन परफॉर्म वेल एंड यू कैन राइट दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली, तो ये आप कर लीजिएगा। अब देखिए बेसिकली फिजिक्स का पेपर है तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें देन यू हैव टू मेक श्योर दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द आंसर, अगर आप पहुंच जाते हैं आंसर तक दैट विल बी या वेरी गुड थिंग, तो उसके साथ आपको यूनिट जरूर लिखनी है। और अगर पेपर राइटिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए जो भी कहीं पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ भी है तो अच्छे से आप उसको अंडरलाइन करिए, लाइंस लीव करिए, और बाकी अगर आपके पास अभी टाइम बचा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, एनसीईआरटी बुक की अच्छी से रीडिंग होनी चाहिए, उसके जो इनटेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व कर लीजिए, बाकी आपका सारा का सारा पेपर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही एंड बस यही सब थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपको करनी, एंड आई नो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे अपने फिजिक्स के एग्जाम में, मुझको भी बहुत डर लग रहा था बट मैंने भी ऐसे तरीके से करा तो थोड़ा सिंपल पड़ा एंड जो इसका आउटकम ये आया कि आई वॉज एबल टू स्कोर डिसेंट मार्क्स। तो इससे ये हुआ कि आप एक पैटर्न बना सकते हो एंड उस सब्जेक्ट्स या उस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हो जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।